हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे फेज़र डायग्राम की। तो देखिए, कोई भी आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, चाहे आपका वोल्टेज है चाहे करंट है, तो उसको अगर हम फेज़र डायग्राम मतलब फेज़र रिप्रेजेंटेशन से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें काफ़ी कुछ आसानी हो जाती है उसकी एनालिसिस करने में। तो जनरली क्या होता है कि वन साइनसॉइडल क्वांटिटीज मे बी इन्वॉल्व इन एसी सर्किट कैलकुलेशंस। एसी सर्किट कैलकुलेशन में मोर देन वन क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है। जैसे मान लीजिए दो या दो से ज़्यादा वोल्टेजेस हो गए, या दो से ज़्यादा करेंट्स हो गई। ठीक है। तो जब देर आर मेनी वोल्टेजेस एंड करंट इन्वॉल्व इन एसी सर्किट कैलकुलेशन, तो अगर हम फेजर डायग्राम की हेल्प लेते हैं तो हमें काफ़ी एडवांटेज मिल जाता है उसका। All these quantities may be represented on the same diagram by drawing phasors inclined at different angles to the reference line. If these phasors have the same frequency, they will rotate with the same angular speed omega. Their phases will change with time, but the phase difference between any two phasors will remain constant. तो कुल मिला के जो चीज़ें निकल के आती हैं वो ये हैं कि द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेजर्स ऑफ साइनसॉइडल क्वांटिटीज taken all at the same frequency and with proper phase relationship with respect to each other is called a phasor diagram। मतलब कोई भी क्वांटिटी है आपकी, पहले इसको हम एक्सप्लेन कर दें उसके बाद इस पे आएंगे। कि मान लीजिए आपके पास कई एसी वोल्टेजेस हैं। सपोज कीजिए एक एसी वोल्टेज है आपके पास ये, ठीक है, से इसका मैग्नीट्यूड 5 वोल्ट है। ठीक है, ये टाइम पीरियड दिया हुआ है से 10 सेकेंड। क्लियर। दूसरा एसी वोल्टेज है हमारे पास ये, इसका मैग्नीट्यूड है इतना, इसका मैग्नीट्यूड है मान लीजिए से 10 वोल्ट, और टाइम पीरियड जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है से 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। ठीक है। मान लीजिए तीसरा और कोई इसी तरह वोल्टेज दिया हुआ है, साइनसॉइडल वोल्टेज। सपोज कीजिए ये, इसका एम्पलीट्यूड है 2 वोल्ट और टाइम पीरियड है से 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बस। ठीक। अब इन तीनों वोल्टेजेस को अगर हमें कैलकुलेशंस करनी है, भाई 1 वोल्ट है हमारा साइनसॉइडल वोल्टेज, ये मान लीजिए आपका 0 इनिशियल 0, ये ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज। सपोज कीजिए इसको हमने कहा V1, ये V2 और ये V3। ठीक। ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया, ये टाइम हो गया। अब इस तरह की क्वांटिटीज अगर है और हमें इनको कैलकुलेशंस करना है तो क्या होगा कि इनको अगर हम फेजर से रिप्रेजेंट करेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है। फेजर से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें 2-3 चीजें होती हैं। अभी इसको आप माइन्यूटली सुनिए, सब चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सपोज कीजिए हमने एक ये रेफरेंस लाइन लिया, ठीक, और इस पे हम जितना इनका मैग्नीट्यूड है मान लीजिए 2 वोल्ट। अच्छा, इसमें तो देखिए ये सबका इनमें फेज डिफरेंस क्या है भाई, इसका ये कहाँ पे आ रहा है, मैक्सिमम पॉइंट इसी पॉइंट पे। ठीक, इसका आ रहा है थोड़ा इधर, इसका आ रहा है और इधर। मान लीजिए हम ये मान लें कि 20-10, ये 5 सेकंड पे आ रहा है, ये आपका 2.5 सेकंड पे आ रहा है, और ये आपका 1.5 सेकंड पे आ रहा है, 1.5 पे। ठीक। तो इसका मतलब कि चूंकि इनका जो कॉमन पॉइंट्स हैं या जीरो या मैक्सिमम पॉइंट जो है वो अलग अलग टाइम पे आ रहा है, इसका मतलब कि इन तीनों वेव्स में एम्पलीट्यूड का जो डिफरेंस है वो है ही है, फेज का भी डिफरेंस है। कोई वेव आगे चल रही है, कोई वेव पीछे चल रही है। ठीक। तो इसी तरह अगर इन साइनसॉइडल वेवफॉर्म को अगर हम फेजर से दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, और फिर उसके अंदर सारी चीजें आपको डिस्कस। सपोज कीजिए मान लीजिए हमने कहा कि इसको हम रेफरेंस फेजर मान लें 5 वोल्ट वाले को। तो सपोज कीजिए ये हमने इसका अच्छा मैक्सिमम वैल्यू है 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो हमने ये दिखा दिया, सपोज कीजिए यहाँ पे ये 5 वोल्ट वाला, ये हो गया आपका V2, ये हमने दिखा दिया V2। ठीक। अब जो V1 है उसका मैक्सिमम V2 से पहले आ जा रहा है, मतलब वो लीड कर रहा है। अभी लीड लैग ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करेंगे, पहले आपको समझा दें।
फिर ये हो गया 5 वोल्ट पे दिखा दिया, ये 2 वोल्ट का है तो हमने मान लीजिए दिखा दिया इतना। जो इसकी फेजर की लेंथ होगी वो इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, पहली चीज तो यह ध्यान रखिएगा, ठीक। ये हमने दिखा दिया 2 वोल्ट वाला, और इसका जो मैक्सिमम है वो और बाद में आ रहा है, मतलब इससे भी लैग कर रही है ये, और कितना है 10 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट दिखा रहा है, ये 2 वोल्ट, ये हमने कहा साहब ये हो गया V3। समझ रहे हैं आप बात को? तो कहाँ तो हमको उन वेव फॉर्म को लेके कैलकुलेशन करना है और ड्रॉ करना और सारी चीजें करनी है, कहाँ उनको हम फेजर डायग्राम की मदद से एक सिंपल फिगर में ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज द यूज ऑफ फेजर डायग्राम। इसीलिए मैंने आपको जो डिफाइन किया था कि द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेजर्स ऑफ साइनसोइडल क्वांटिटीज टेकन ऑल एट द सेम फ्रीक्वेंसी एंड with proper phase relationships with respect to each other is called a phasor diagram। तो किसी भी साइनसोइडल क्वांटिटी का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप करेंगे टेकन ऑल टुगेदर एट सेम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी लेकिन उनमें फेज डिफरेंस होगा, तो ये होता है फेजर डायग्राम का यूज। अब आप आ जाइए इस फिगर पे जो मैंने पहले से ड्रॉ की हुई है। इसमें देखिए क्या है कि ये कोई साइनसोइडल वेवफॉर्म है, ठीक, जिसका मैक्सिमम वैल्यू कितनी है Im, ठीक। और चूंकि ये देखिए इनिशियल 0 पॉइंट से या स्टार्टिंग पॉइंट से या 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये और पहले से स्टार्ट हो जा रहा है, यानी कितने एंगल पहले से, यहाँ पे थीटा बराबर क्या होता है ओमेगा टी, ये बीटा एंगल पहले से शुरू हो जा रहा है, तो हमने 0 से बीटा एंगल पहले से ही इसको स्टार्ट किया और इसकी जो लेंथ हमने रखी है वो जो इसका मैग्नीट्यूड है ये रखी है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए साइनसोइडल क्वांटिटी इन फेज डायग्राम। ये इसका, चाहे तो ये आप अलग कर दीजिए, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ये इसका फेज डायग्राम हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया, ठीक, ये तो हो गया बेसिक। अब इसमें क्या कह रहा है कि वोल्टेज एंड करंट फेजर्स आर ड्रॉन ऑन द सेम डायग्राम, इट इज नॉट। देखिए अब किसी भी क्वांटिटी में अगर हम लोग बात करें तो एक ही फेजर डायग्राम पे आप वोल्टेज और करंट दोनों ड्रॉ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट उनका स्केल का मतलब क्या हुआ आप ऐसे समझिए, लैंग्वेज से अच्छा है आप एग्जाम्पल समझिए। ये है मान लीजिए ओमेगा टी हो गया, ठीक। अब हमने कहा कि साहब ये हमारी करंट है, दिस इज आई, ये मैक्सिमम मान लीजिए हमने इसका दे दिया, सपोज कीजिए 10 मिली एम्पियर, ठीक है। और उसके बाद हमने ड्रॉ किया ये क्या हो गया हमारा V वोल्टेज, ठीक। मान लीजिए इसका मैक्सिमम 10 मिली एम्पियर है और ये वोल्टेज का जो मैक्सिमम है वो है सपोज कीजिए 5 वोल्ट, ठीक। तो अब इन दोनों वेवफॉर्म को हम एक सिंगल फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए हमने कहा कि ये हमने बना ली रेफरेंस लाइन अपना ओमेगा टी इक्वल टू 0 वाली, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप ये ओमेगा टी इक्वल टू 0 से स्टार्ट ले रहा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है 10 मिली एम्पियर है। तो मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ से आपने 10 आप सपोज कीजिए यहाँ तक, ये आपने दिखा दिया दिस इज आई, ठीक। और V क्या है, V इसका मैक्सिमम V का इसके बाद आ रहा है ना, मतलब V लैग कर रहा है, मतलब कि पीछे है, ठीक है, मतलब इसका मैक्सिमम आने के बाद, मतलब हमने कहा कि ये हो गया V और इसकी मैग्नीट्यूड कितना है 5 वोल्ट, ये हो गया V और ये कितना लैग कर रहा है, जो ये इन दोनों का ये जो डिफरेंस, जैसे मैं बीटा दिखाया था ये सपोज कीजिए 30 डिग्री है, तो ये हमने दिखा दिया 30 डिग्री, ठीक। इसी तरह अगर कई वेव, इसी में मान लीजिए एक वेव फॉर्म और है इस तरह की, ये है, एक और है, ये है, तो ये सब ऐसे ही फेजर की फॉर्म में आप
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फेजर की जो लेंथ है वो शो करेगा इसका मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम वैल्यू, और एंगल जो है वो उसका फेज, कहाँ से कितना फेज डिफरेंस है उनमें, पहली चीज। अब दूसरी चीज इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप वोल्टेज और करंट को सेम फेज डायग्राम पे दिखा रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि स्केल आप सेम माने। स्केल का मतलब क्या हुआ भाई, ये जो लेंथ हमने कितना कहा था 10 मिली एम्पियर, तो मान लीजिए हमने करंट के लिए स्केल लिया कि साहब 2 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो वोल्टेज के लिए भी यही स्केल है, ये जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आई के लिए हमने ये स्केल लिया है, बी के लिए हमने ये स्केल लिया। मान लीजिए अगर हम बी के लिए हम स्केल, यहाँ पे तो हमने कहा कि साहब 2 मिली एम्पियर 1 सेंटीमीटर, तो 10 मिली एम्पियर ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, सही है ना, इतना ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन वोल्टेज के लिए जो वोल्टेज 5 वोल्ट का था, हमने वोल्टेज के लिए जो स्केल लिया है वो हमने सपोज कीजिए ज़्यादा हमने लिया कि साहब 0.5 वोल्ट बराबर 1 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं। तो 5 वोल्ट कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब क्या हो, ये तो इसका दोगुना, यानी ये वोल्टेज फिर ऐसा नहीं दिखेगा, ये पहुंचेगा ये। अब आप कहोगे सर ये 5 वोल्ट है और ये 10 मिली एम्पियर है, ये छोटा आप दिखा रहे हैं ये बड़ा दिखा रहे हैं, इसलिए क्योंकि स्केल डिफरेंट लिया है हमने। कोई जरूरी नहीं है कि वोल्टेज और करंट का स्केल सेम लिया जाए, क्लियर। हाँ ये जरूरी है कि सपोज कीजिए ये हमारा I1 करंट थी, ये I2 थी, ये I3 थी, यानी ये जरूरी है कि करंट, सारी करंट, ऑल करंट्स के लिए सेम स्केल हो और सारे वोल्टेज के लिए सेम स्केल हो, ये ध्यान रखिएगा। ये सब बारीक चीजें हैं, ये आपके सेमेस्टर में तो नहीं ऐसा आएगा, लेकिन अगर जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आपको, तब तक जो कंपटीशन लेवल है, आपका गेट है, पब्लिक सेक्टर्स है, IES है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का है, और अच्छे ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका बार्क हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, और भी कई चीजें हो गई, तो उसको जो है उसको करना फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी जब तक कि फंडामेंटल नहीं क्लियर रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको ये क्लियर रखना चाहिए कि करेंट्स आप सेम लेंगे, जितनी भी करेंट्स हैं उनके लिए स्केल सेम होगा, और जितने भी वोल्टेज हैं उनके लिए स्केल सेम होगा। और करंट और वोल्टेज का स्केल सेम हो ये जरूरी नहीं है। बस पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है आपका कि ये तो देखिए इसी में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो फेज की लेंथ ली है, हमने मैक्सिमम वैल्यू को एंटरटेन किया है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक। लेकिन जनरली क्या होता है कि मोस्टली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या होता है कि इफेक्टिव वैल्यू जो उनकी आरएमएस वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू, या इसको दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू, ठीक है, ये बहुत यूज की जाती है कैलकुलेशंस में और सारी चीजों में। तो हम फेजर डायग्राम को कहीं कंपलसरी नहीं लिखा है कि हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए ही ड्रॉ करें, हम इसको आरएमएस वैल्यू के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। और आपको मालूम है कि आरएमएस वैल्यू में और इफेक्टिव वैल्यू में क्या रिलेशन होता है। इफेक्टिव वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है 0.07 इंटू मैक्सिमम वैल्यू, ये रिलेशन होता है। तो अगर इसी को मैक्सिमम वैल्यू के लिए करेंगे तो इस 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना 5 इंटू 0.707, मान लीजिए 5 से सपोज कीजिए ये आ गया 3.5 वोल्ट, तो ये 5 वोल्ट की बजाय आप 3.5 वोल्ट ही रखेंगे, ये हो जाएगा VRMS, ये हटा दीजिए, ठीक। सिमिलरली 10 वोल्ट को 0.7 से आप मल्टीप्लाई करेंगे,
करीब करीब ये 7 वोल्ट आ जाए, 7 मिली एम्पियर आ जाएगा, आप यहीं रोक दीजिए बस। तो फेजर डायग्राम मैक्सिमम वैल्यू के लिए भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और आरएमएस वैल्यू के लिए भी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हो चाहे आरएमएस वैल्यू, और ये जो फेज एंगल है, ये जो फेज डिफरेंस है इनमें आपस में, ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू लीजिए चाहे आरएमएस वैल्यू लीजिए, फेज एंगल पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज ये आती है कि फेजर डायग्राम की लिमिटेशन क्या है, मतलब क्या गड़बड़ हो सकता है या कहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं फेजर डायग्राम के केस में। तो मेन क्या है कि लिमिटेशन ऑफ फेजर डायग्राम, ए फेजर रिप्रेजेंट्स ओनली वन पोजीशन ऑफ द वेवफॉर्म एंड देयरफॉर इट डज नॉट गिव ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए साइनसोइडल क्वांटिटी। जो फेजर डायग्राम है हमारा वो केवल एक साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसलिए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, अब ये वेवफॉर्म आगे कैसे गई है ये फेजर डायग्राम से आपको नहीं पता चलेगा। इट रिप्रेजेंट्स ओनली वन साइकिल। तो ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि फेजर डायग्राम का जो लिमिटेशन है वो ये है कि इट रिप्रेजेंट्स ओनली वन साइकिल। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब उसके बाद बात आती है रेफरेंस फेजर की। तो अभी जैसे हमने ड्रॉ किया था वैसे ही रेफरेंस फेजर, मतलब अगर मान लीजिए आपको 3 क्वांटिटीज ड्रॉ करनी है, अब इसको आप हटा दीजिए। मान लीजिए आपको 3 वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि सपोज कीजिए आपके पास एक वोल्टेज है V1 इक्वल टू V1 m साइन ओमेगा टी। ठीक है, दूसरा वोल्टेज है आपके पास V2 इज इक्वल टू V2m साइन ओमेगा टी प्लस सपोज कीजिए फाई, ये। और तीसरी आपके पास वोल्टेज है V3 इज इक्वल टू से V3m साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक, तो इसमें आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने इसको, यहाँ पे क्या है, यहाँ ओमेगा टी इक्वल टू 0 को आपने रेफरेंस फेजर मान लिया, रेफरेंस फेजर। ठीक, तो ये आपने ड्रॉ कर दिया, जो भी लेंथ मैग्नीट्यूड जो भी है, ये हो गया आपका V1। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा आपका, अच्छा इसको अलग करें तब, ये मान लीजिए फाई 2 है, ये मान लीजिए फाई 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा टी इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर आप ओमेगा टी प्लस फाई 2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो ओमेगा टी कितना आ जाएगा, माइनस का फाई 2, यानी नीचे। ये आपका V2 हो गया, और इसको जब आप 0 रखेंगे ओमेगा टी माइनस फाई 3 इक्वल टू 0, तो ओमेगा टी कितना आ जाएगा, फाई 3, ये हो जाएगा V3 फाई 3। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका रेफरेंस फेजर। अब इसमें नेक्स्ट चीज आती है पोलर फॉर्म ऑफ द फेजर। तो पोलर फॉर्म ऑफ द फेजर इसी को डिस्कस कर लेते हैं। पोलर फॉर्म में क्या होता है कि हम किसी भी साइनसोइडल क्वांटिटी को फेजर में तो इस तरह दिखाते हैं, और किसी भी फेजर को, जैसे अगर इसको हमें पोलर फॉर्म में दिखाना है तो पोलर फॉर्म में दिखाना है तो V1 कितना हो जाएगा, V1 जो भी इसका मैग्नीट्यूड है, मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड से सपोज कीजिए ये V1m है ना, दिया हुआ है, तो V1m एंगल 0 डिग्री, V2 का V2m एंगल कितना है V2 के साथ, माइनस फाई 2। सिमिलरली V3 के साथ V3m एंगल फाई 3। ठीक, तो जब आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कहलाता है आपका
पोलर फॉर्म ऑफ द फेजर। ठीक, उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और जिसमें अक्सर कंफ्यूजन भी होता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, और बहुत आसान है लेकिन उतनी ही कंफ्यूजिंग है। एक वर्ड होता है लीगिंग और लैगिंग। लीडिंग और लैगिंग, कौन सी वेवफॉर्म लीड कर रही है, कौन सी वेवफॉर्म लैग कर रही है, वो आप समझ लीजिए इसको बहुत आसानी से। लीडिंग और लैगिंग, ठीक, ये क्या होता है और मैथमेटिकली हम देख के कैसे बताएंगे और ग्राफिकली हम देख के कैसे बताएंगे। तो पहले तो मैं ग्राफिकली आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए एक वेवफॉर्म है ये, ठीक, इसको हमने कोई नाम दे दिया, सपोज कीजिए करंट ही दे, इसको मान लीजिए ये आई है, ठीक, और ओमेगा टी। दूसरा वेवफॉर्म है ये, इसको हमने कहा वोल्टेज। अब इसको देख के, और ये डिफरेंस है बीटा का। अब इस वेवफॉर्म देख के बताइए कि करंट लीडिंग है या लैगिंग है। कोई एक चीज पकड़िए, पहले हम इसको पकड़ते हैं लीडिंग को। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि देखिए दोनों आपका क्या है, साइनसोइडल वेवफॉर्म है, तो चाहे तो उनका 0 पॉइंट ले लीजिए ये वाला, चाहे तो मैक्सिमम पॉइंट ले लीजिए ये और ये। अब जिस भी वेवफॉर्म का 0 पॉइंट या मैक्सिमम, कोई एक पकड़िए, एक से नहीं तो कंफ्यूजन होगा। मान लीजिए हमने 0 पॉइंट पकड़ा, तो देखिए आई का 0 तो 0 पे ही आ जा रहा है, और वोल्टेज का 0 पॉइंट कहां पे आ रहा है, आई का तो 0 यहीं आ गया, वोल्टेज का आ रहा है बीटा एंगल पे, यानी आई का तो आ जा रहा है 0 डिग्री पे ही, और V का आ रहा है बीटा डिग्री पे। इसका मतलब क्या हुआ, ये आगे है, इट इज लीडिंग, क्योंकि उसका पहले आ जा रहा है ना। या V को आप लिख सकते हैं दिस इज लैगिंग। क्लियर हो गया भाई, एक अगर लीड कर रहा है तो दूसरी क्वांटिटी उसके रिस्पेक्ट में लैग करेगी। क्लियर, तो यही है लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट। आपको क्या करना है, आपको वेवफॉर्म में कोई एक पॉइंट, चाहे 0 पॉइंट पकड़ लीजिए उसका, चाहे मैक्सिमम पॉइंट पकड़ लीजिए, देखिए किस वेवफॉर्म का पहले आ रहा है, तो वो वेवफॉर्म लीडिंग हो गई, दूसरी वाली लैगिंग हो गई। मान लीजिए आपने कहा कि हम और कोई पॉइंट पकड़ते हैं, तो ठीक है, आप ये पॉइंट पकड़ लीजिए, फिर इसका ये पॉइंट पकड़िए, तो ये भी देखिए ये आ रहा है इतने पे और ये आ रहा है यहाँ पे, यानी ये पहले आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, यानी कहीं भी आप चेक करेंगे तो दिस इज लीडिंग एंड दिस इज लैगिंग। ठीक है, तो इसमें जो है कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फेजर डायग्राम। अब ये मैंने इसलिए आपको समझा दिया कि आपको जो है किसी भी तरह की, अच्छा फेजर डायग्राम की फॉर्म में हम अगर हम बात करें लीडिंग लैगिंग की, ठीक है, तो इसको अभी, ये तो हो गई ग्राफिकल फॉर्म में। अगर मान लीजिए हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, सपोज कीजिए ये हमने दिखाया V1 और ये हमने दिखाया है I1 और ये एंगल है phi1, दिस इज द फेजर डायग्राम। अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, V1 लीड कर रहा है या I1 लीड, कौन सा आगे है, तो इसमें सिंपली आप ये कह सकते हैं V1 इज लीडिंग I1 बाई phi1। भाई आपको ये तो साफ दिख रहा है ना कि V1 आगे है। ठीक है, अगर हम रोटेशन को इस तरह, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लें तो V1 आगे, जैसे जैसे आप घुमाओगे भाई कुछ समय बाद
मान लीजिए आफ्टर 5 सेकेंड V1 यहां पहुंच गया है, तो I1 यहां आ गया, ये एंगल वही रहेगा, φ1 ही रहेगा। तो इसका मतलब V1 इज लीडिंग एंड I1 इज लैगिंग। ठीक, तो फेजर डायग्राम से आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या दूसरे ढंग से आप बात कर लीजिए कि अगर मान लीजिए हमने ये ड्रॉ किया, सपोज कीजिए ये I2 है, ये V2 है, ये एंगल φ2 है और इस तरह रोटेशन हो रहा है। तो आप देखिए आफ्टर से 5 और 10 सेकेंड्स ये I2 कहाँ पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा, यहाँ कहीं I2 डैश मान लीजिए, और उसी तरह ये V2 कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा। ये एंगल φ2 मेंटेन रहेगा क्योंकि फेज डिफरेंस जो होता है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, तो अभी भी क्या है, I2 आगे है, V2 पीछे है। तो इस केस में आप लिख सकते हैं I2 इज लीडिंग, अच्छी तरह इस चीज को क्लियर कर, लीडिंग with respect to V2 by φ2 एंगल, या दूसरे ढंग से इसको लिख सकते हैं V2 इज लैगिंग with respect to I2 by φ2 एंगल। चाहे जैसे लिख लीजिए, एक तरफ से पकड़ के, कोई एक चीज पकड़ के इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। तो देखिए ये बहुत ही बेसिक चीज थी, ठीक है। कहीं भी आपको सिलेबस में या उसमें आपको कहीं अलग से नहीं बोलेगा कि जो है भाई लैगिंग लीडिंग बताओ और ये बताओ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। या देखिए आपको मैंने दो तरीके बता दिए, एक तो ग्राफिकली बताया अभी इसके पहले, है ना, दूसरा ये फेजर डायग्राम से बताया, तीसरा आप आ जाइए मैथमेटिकली भी देख के आप इक्वेशन बता दें। मैथमेटिकली वो कैसे बताएंगे वो भी बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये चीजें जो है स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, वो फिर हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा नहीं क्लियर हो रहा, किसी तरह अपना जुगाड़ लगाया, आंसर आ गया, ये किया, जबकि बहुत छोटी चीज है। देखिए मैथमेटिकली क्या है कि अगर मान लीजिए हमने इक्वेशन लिखी वोल्टेज की और करंट की, सपोज कीजिए हमने लिखा V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी और I इक्वल टू हमने लिखा Im साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ऐसे देखिए आप, ठीक है। अब इसमें कैसे पता चलेगा कौन लैग कर रहा है कौन लीड कर रहा है? आप सिंपली क्या कीजिए, आप ये जो एंगल है इसको 0 रखिए और ओमेगा टी की वैल्यू देखिए क्या आ रही है। यहां पे अगर आप रखेंगे तो ओमेगा टी इक्वल टू 0, सपोज गिरे 0 डिग्री, और यहाँ ओमेगा टी माइनस फाइव इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 डिग्री, 5 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज तो 0 डिग्री पे ही मैक्सिमम हो जा रहा है और करंट 5 डिग्री के बाद मैक्सिमम हो रही है, 5 की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है। इसका मतलब कि करंट सुस्त है, इसका मतलब कि करंट इज लैगिंग। वेवफॉर्म से बना लीजिए आप, आपने कहा कि ये ओमेगा टी है, ये मैग्नीट्यूड है, V कहाँ मैक्सिमम हो जा रहा है, 0 डिग्री पे, यानी यहीं पे, यानी पीछे से कहीं से आ रहा है, इस तरह V है, 0 पे ही मैक्सिमम, दिस इज Vm, समझ रहे हैं बात को। और करंट कहाँ मैक्सिमम हो रही है, 5, मान लीजिए 5 डिग्री इतना है, करंट आपकी मैक्सिमम हो रही है यहां पे, यानी करंट इस तरह है, समझ रहे हैं। तो जब इसका मैक्सिमम बाद में आ रहा है तो इसका मतलब अभी जो पीछे मैंने बताया था उसी चीज का रिपीटेशन आ गया कि करंट लैग कर रही है, ठीक।
अब इसी में एक केस और रह गया, वो भी समझ लीजिए, एकदम इधर से उधर से सब तरफ से ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या कीजिए, मान लीजिए यहां पे दिया है साइन ओमेगा टी और ये दिया है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब आप कहेंगे सर करंट लीड कर रही, रटने की जरूरत नहीं है, समझिए क्या करेंगे। हमने कहा ओमेगा टी को जीरो, यहाँ ओमेगा टी इक्वल टू जीरो पे मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, यानी ओमेगा टी इक्वल टू माइनस फाइव। पहले ही मैक्सिमम आ गया करंट का। इसका मतलब कि अगर हम वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो V का तो मैक्सिमम कहाँ है, जीरो पे, यहां पे, ठीक है। ये करंट का मैक्सिमम कहाँ है, और इससे माइनस में आ जाइए, यहां दिस इज -5। करंट यहीं पे मैक्सिमम हो गई है, इस तरह है करंट, यानी करंट का मैक्सिमम पहले ही आ चुका है। इसका मतलब करंट इज लीडिंग। ठीक, फेजर डायग्राम से आप ड्रॉ करेंगे तो ठीक है। अगर आपने कहा ये 0 डिग्री ओमेगा टी इक्वल टू 0 डिग्री पे हमारा V, ये हमने दिखा दिया, सपोज कीजिए यहां तक ये Vm, तो करंट आपका -5, मतलब करंट यहां आएगी ऐसे Im, और ये एंगल हो जाएगा 5 डिग्री, और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा, सिंपल। तो आई होप कि आपको ये लीडिंग लैगिंग का कॉन्सेप्ट जो है एकदम क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उधर जब आप RLC सर्किट वगैरह भी पढ़ते हैं ना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स में चाहे इलेक्ट्रिकल में सिंगल फेज ऐसी सर्किट पढ़ते हैं, तब भी वो बार बार आता है, करंट इज लीडिंग, वोल्टेज इज लैगिंग, इंडक्टर में करंट लैग करती है, कैपेसिटर में करंट लीड करती है। तो ये इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर ये आपको क्लियर रहेगा तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, और कोई भी चीज़ पूछनी है आपको आप कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो। थैंक यू।